प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ जावेद अंसारी जी हैं, लेखक हैं, सुशांत सरीन साहब हैं, सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, आज आप स्टूडियो में हैं बहुत दिनों के बाद। अखलाक उस्मानी साहब हैं, आप पत्रकार हैं, इन सवालों से लिखते रहे हैं इन सवालों पर। सुशांत, आपसे ही पहला सवाल है कि अमेरिका जिस तरह से कह रहा है, अब खुद ही उनके देश के भीतर से ही आवाज आ रही है, हालांकि जो अलग तरह के जो मीडिया करते हैं उन्होंने तो कई बार अपने डॉक्यूमेंट्री में दिखाए हैं कि आईसिस की रचना और इन सब की रचना के पीछे अमेरिका का हित है, जो वहाँ के शिया सुन्नी विवाद और जो भी इराक, ईरान और सीरिया, अफगानिस्तान, इन सब को लेकर जो एक टकराव, एक रणनीति है, उसकी वजह से इतनी आसानी से ये कह देना कि ये कोई मामूली गलती हो और ये आईसिस और अलकायदा पैदा हो गया। देखिए, मेरे ख्याल एक तो जानकारी का अभाव है, दूसरा आजकल की दुनिया में जो कॉन्स्पिरेसी थियोरीज हैं उसका मेरे ख्याल काफी चलन चलता है। लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका की जो नीतियां रही, चाहे वो हस्तक्षेप की हो, और हस्तक्षेप, देखिए, जो बड़ी पावर होती है वो हस्तक्षेप करती है, लेकिन अगर हस्तक्षेप का जो नतीजा हो वो ठीक हो, जैसे बोस्निया में या सर्बिया में हुआ, तो वो दुरुस्त होती है बात। और अगर जैसे इराक में और सीरिया में हुआ कि वो बात बिल्कुल ही उल्टी पड़ गई, तो बात बिगड़ जाती है। तो हस्तक्षेप इन इटसेल्फ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो नीतियां थी उससे जो वैक्यूम क्रिएट हुआ, उससे इस तरीके की तंजीम का जन्म हुआ। अब इसको ये कहना अपने आप जन्म हो गया या पैदा किया नहीं, गया? देखिए, दो सवाल हैं। देखिए, ये चीज जो है, ये एक लिहाज से अगर आप देखें तो 1979 द सीज ऑफ मेक्का, वहां से इसको बहुत सारे लोग ट्रेस करते हैं, कुछ लोग इससे पीछे भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारी जो तंजीमें हैं, वो एक जो फलसफा था, वो अलकायदा भी या तालिबान और जो मुजाहिदीन उन्होंने खड़े किए अफगानिस्तान में, वो भी उस फलसफे के तहत हुए। और जब अफगानिस्तान में 80 के दशक में आप वो एक जिहाद का फलसफा आपने फरोग दिया सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए, तो उसमें दुनिया भर से जो ये जिहादी तंजीमें थी या जिहादी रुझान के लोग थे, वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान आए और वहां पर वो उन्होंने वो जिहाद कोट एंड कोट लड़ा। वही लोग फिर वापस गए। इनमें से बहुत सारे लोगों का, जैसे आईसिस का जो एक लिहाज से बानी माना जाता है, वो है जरकावी। जरकावी अफगानिस्तान में लड़ चुका था, जरकावी मुजाहिदीन के साथ लड़ चुका था, और अफगानिस्तान से फिर वो इराक गया। तो ये सबके आपस में ताने बाने जुड़े हुए हैं। इनके पास असला, हथियार, टैंक वगैरह पश्चिमी देशों के होते हैं, और धर्म की जो विचारधारा है वो इस्लाम की होती है। देखिए, एक तो जो आर्म्स मार्केट है, जो आर्म्स बाजार है, वो 1980 या 90 या 2000 में नहीं शुरू हुआ। ये 40-50 के दशक में ये बहुत बड़े पैमाने पर फैला। और ये जरूर है कि हथियारों की तस्करी में पश्चिमी देशों के लोग या कुछ गुट जो है उसमें मुलव्विस रहते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ कंपनीज उसमें इन्वॉल्व रहती हैं, और यहां तक कि बहुत सारी रियासतें, पश्चिमी रियासतें, अपने हितों के लिए इस तरह के गुटों को अफ्रीका में तो और पश्चिमी एशिया में पालती रही है। नरेंद्र मोदी का ये कहना कि पता किया जाए कि कौन इन्हें पैसा दे रहा है और कौन इन्हें हथियार दे रहा है, ये सवाल महत्वपूर्ण है या नहीं है? वो तो एक सवाल तो बहुत, ये वाली बात ओबामा क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात ओलांद क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात कैमरून क्यों नहीं कह रहे हैं, ये वाली बात सिर्फ नरेंद्र मोदी क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। उनकी तरफ से भी ये बात चल रही है, और इनफैक्ट पश्चिमी देशों ने जो एक सारी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह जैसी तंजीमें बनाने की कोशिश की है, उसका उद्देश्य यही है कि ये जो इनके पास पैसा आता है इन तंजीमों के पास, उस पर रोक लगाई जाए। हमारे यहाँ पर भारत में ज्यादा जो अटेंशन होती है वो ये है कि कोई भी इस तरह का जो आतंकवादी गुट है उसके पास हथियार ना आए। पश्चिमी देशों का ज्यादा रुझान इस तरफ है कि इनके पास पैसे की रसाई जो है वो रोकी जाए, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी ये जो तंजीमें हैं इनकी अपनी ऑटोनोमस सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू हैं। कुछ
चैरिटीज हैं जो इनको फंड करती हैं, इनके अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, खासतौर से आईसिस जो है उनके पास तेल के कुएं आ गए हैं, फिरौती की उनकी इनकम है। कोई तो उससे खरीदता होगा ना, अगर वो आतंकवादी संगठन है तो तेल किसको बेच रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल तुर्की जो है हाँ। वो बहुत बड़ा उनका एक कस्टमर रहा है तेल का, क्योंकि जिस जमाने में वो आईसिस से सौदा कर रहा है। नहीं, जिस जमाने में तेल की जो इंटरनेशनल मंडी में तेल 80 से $90 का बिक रहा था, ये हाफ प्राइस पे बेच रहे थे तेल तुर्की तो को। हम और कैसे तुर्की मान खरीद रहा लें कि ये सारे मुल्क वहीं पे G20 वाले सब जमा हुए हैं, आतंकवाद या आईसिस से लड़ने के लिए गंभीर हैं? एक तरफ से आप तेल का भी सौदा कीजिएगा, हथियार की भी सप्लाई कीजिएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय और ये राजनीति में बयान यही तो 4 होता है। बॉम्ब गिरा दीजिएगा और हम मान लें कि आप अरे लड़ना पार्टनर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की यही तो विडंबना है, और क्या है कि बोला कुछ और जाता है मेज पर और पर्दे के पीछे कुछ और होता है। तो ये तो चीज होती है ना। जावेद साहब, मैं ऐसा जानना चाहता हूं कि ये बात भी सही है कि अगर जैसे सुशांत कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि बुनियादी स्तर पर रखें, जो हमारे कस्बे देहात के जो दर्शक हैं और दिल्ली के दर्शक हैं, उनको ये बात पहले पता चले कि है क्या मामला। लेकिन जब लंदन से, इंग्लैंड से, बेल्जियम से, फ्रांस से ये सब सैकड़ों की संख्या में आईसिस में लड़के भर्ती होने चले जा रहे हैं, तो उनको कौन प्रेरित कर रहा है? उनको कोई मजहब प्रेरित कर रहा है, मजहब की कोई धारा प्रेरित कर रही है ना? वो क्यों जा रहे हैं फिर? नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि मजहब का इस वक्त बहुत बड़ा रोल है, और दुनिया में हम देख रहे हैं रिलीजियस रिवाइवलिज्म जिसको कहते हैं, वो पेंगे मार रही है। लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी इसके पस मंजर में जाएं, थोड़ी सी तारीख देखें, तो ये बीमारी जो है मजहब के नाम पे लड़ने की, वो एक यूरोपियन बीमारी रही है। ये इस्लाम से पहले की चीज है। जबकि प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स की वहां पे जंग हुई, जैसे कि इंग्लैंड की और आयरलैंड की। हमारे हिंदुस्तान में भी शैव वैष्णव के मिल जाएंगे। नहीं, आप वो सेक्ट्स की बात है। हाँ। यहाँ पे पूरी तबलीग हुई है। तबलीग का मतलब ये है कि आप हमारे साथ होइए, यानी कि जो अमेरिका को कॉन्क्वेस्ट हुआ है वो भी बाइबल को लेकर। मैं ये समझना चाहता हूँ कि बेल्जियम का एक नौजवान, फ्रांस का एक नौजवान, या लंदन से एक नौजवान उठता है, पढ़ा लिखा है, और वो चल देता है सीरिया की तरफ। रवीश, मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि ये जो बीमारी है मजहब के नाम पे, वो हमारे यहाँ इंपोर्ट करके लाई गई। उसकी बेसिस पे पाकिस्तान को बनाया गया। वही मानसिकता है कि इनको इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। देखिए, उसी मानसिकता में इजराइल भी आता है। जमावड़ा था, एक बड़ा हिस्सा था, है ना? एक लड़का यहाँ कहीं से उठता है, 10 लड़के उठते हैं, 20 लड़के उठते हैं, उनका कोई सार्वजनिक नेता नहीं है जिसके पीछे जाते हैं, वो चले जाते हैं। उनको ये भी इल्म है कि इससे जाएंगे तो जिस तरह से हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, चाहे दारुल उलूम हो, चाहे बरेली के संगठन हो, सबने आतंकवाद की निंदा की है। अब बरेली वालों ने तो अभी कहा कि कोई अगर आतंकवाद में पकड़ा गया तो उसे कब्र की जमीन भी नहीं देंगे, है ना? मदरसों में पढ़ाया जा रहा, तो वहां भी ऐसा कुछ होता होगा? क्या वहां इतना आसान है? हम बार बार ये रेडिकलिज्म शब्द को सुनते हैं कि रेडिकलाइज कर दिया, रेडिकलाइज कर दिया। हमारे यहाँ सुन के लगता है कि जितना उसको रिलीजियस नहीं किया, उससे कहीं ज्यादा उसको आतंकवादी बनाया। हमारे यहाँ बहुत जंग रही है। आपको ये जो वहाबी मूवमेंट है उसका बड़ा रोल रहा है हिंदुस्तान में। 1857 में रहा है, उससे पहले रहा है, और मैं तो समझता हूं कि हुकूमतें रही हैं जो कि इस तरह की, भोपाल की हुकूमत मसलन, जो कि बहुत ही कट्टर, वो हमारे इस्लाम का चेहरा नहीं है। वो है, तबलीगी भी हैं यहाँ पे, वहाबी भी हैं, तबलीगी भी है, वहाबी भी है, और हम लोग गए हैं तो आईसिस में, लेकिन वो हमारे इस्लाम का चेहरा नहीं रहा ना। रहा। उसको नकारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो खिलाफत मूवमेंट को ले लीजिए, जो आज जिसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये जरा वायलेंटली लड़ रहे हैं, लेकिन वो तंजीम की बुनियाद तो गांधी जी के जमाने की है। तो उन्हीं लोगों ने डाली, वही जो लड़ रहे थे मजहब के नाम पे खिलाफत। कैसे हो रहा है? यूरोप का जो इतना एक बहुत संस्कृति समाज है, ज्यादातर मुल्कों का, है ना, वो बना हुआ है। उस समाज में रहने वाला आदमी ऐसा कैसे अपने आप को महसूस करता है कि वो धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे चला जाता है वहां पे? उसकी
तमाम वजूहात हैं, उसमें फॉल्ट लाइंस हैं, हर माशरे में होती हैं, फॉल्ट लाइंस होती हैं। आप अगर अमेरिका में मजहब के नाम पे नहीं देखेंगे तो रेस के नाम पे देखेंगे। उसमें रेस राइट्स होते हैं वहाँ पे, उसमें यहूदी और ईसाई का कभी फर्क आता है, कभी ब्लैक क्रिश्चियंस का, ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन्स का जो होता है, दल होता है। तो आप देखेंगे फॉल्ट लाइंस हर जगह। लैटिनोस का एक आपको खित्ता मिलेगा जो एलियनेटेड हैं, वो उनका मिलेगा आपको कि किस किस्म से वोट करते हैं। बहुत से लोग हैं यहूदी जैसे, वो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाता है, और उसी तरफ वो जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो भी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ जाते हैं। लेकिन दूसरे खित्ते जो हैं, रेड नेक्स जिनको कहते हैं, वो हमेशा रिपब्लिकन। हम वहाँ के अखलाक समाज को नहीं जानते हैं, जो मेरा कोई खास तजुर्बा है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि फ्रांस की इस्लामी जो सोसाइटी है, या ब्रिटेन की सोसाइटी है, या बेल्जियम की जो भी सोसाइटी होगी, इनके बीच ऐसा क्या घट रहा है कि जिससे हर कोई आज के ज़माने में एक दूसरे से एलियनेटेड है ना। राजनीतिक रूप से और जीवन शैली के कारण भी हम अलग थलग हैं, ज़्यादा संपर्क व्हाट्सएप पे रह गया है, इंसानी रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, और इसके एक राजनीतिक पहलू हो सकते हैं, आर्थिक पहलू हो सकते हैं। लेकिन इस तरह से इतनी बड़ी संख्या में ऐसे जज्बाती नौजवान पैदा हो रहे हैं, क्या कोई कम्युनिटी का अपना कोई रोल नहीं है? देखिए, मैं जावेद साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। यूरोप में भी जो मुसलमान नौजवान हैं, उनके ऊपर वहाबी फिक्र बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके थोड़े से पस मंजर में, चूंकि आपने यूरोप के रेफरेंस में सवाल पूछा है, तो उसी में मैं जवाब दूंगा। तो क्या वहाबी को मानने वाले सारे आतंकवादी हो जाते हैं? जैसे हम अगर वहाबी को कारण बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। आपको इस वहाबी में भी बहुत सारी डिग्रीज हैं। क्या वो अल्ट्रा सलाफिस्ट है या वो जिहादिस्ट है? इस तरह के इस्लामिक कम्युनिटी के सबसे रेडिकल वर्ग को समझाने के लिए जो एक संज्ञा है वो वहाबी है। वहाबी की भी बहुत क्लासिफिकेशन है। तो यूरोप के रेफरेंस में जो आपने सवाल पूछा है, उसमें मैं कहना चाहूंगा कि जैसे भारत के ब्रिटिश इंडिया जिसको हम कह सकते हैं, गुलाम भारत से बहुत सारे लोग अलग अलग जगहों पर मजदूरों की शक्ल में ले जाए गए, उसी तरह जब फ्रांस की कॉलोनी अफ्रीका में थी, वहां के बहुत सारे काले मजदूरों को और उत्तरी अफ्रीका के गोरे मुसलमान मजदूरों को भी फ्रांस में लाया गया। आज वो फ्रांस के नागरिक हैं और यूरोप के अलग अलग हिस्सों के नागरिक हैं। फ्रांस भी कई बार बना टूटा। आज वो मुसलमान नौजवान, चूंकि जाहिर है कि उनके पास संसाधन हैं, वो कंप्यूटर तक उनकी रसाई है, और वो उन तबलीगी, जैसा जावेद साहब ने कहा, उन संस्थाओं के संपर्क में हैं। तो आप ये समझ लें, बहुत सारे दर्शक शायद तबलीगी ना समझ पाए, एक लाइन में धर्म के प्रचार, इस्लाम के प्रचार करने वाले, उसको तबलीग का मतलब प्रचार हुआ। लेकिन मोस्टली जो तबलीगी जितनी भी दुनिया में जमातें चलती हैं, उन सबको फंड सऊदी अरब से मिलता है। सऊदी अरब अपनी स्कूल ऑफ थॉट को ही आगे बढ़ाता है, जिसको हम बार बार वहाबी शब्द जो आ रहा है वो ठीक है। और वहाबी एक फैब्रिकेटेड इस्लाम हम उसको कह सकते हैं। इस फिक्र में ये फिक्र वहाबी नाम इसका इसलिए है क्योंकि 1720 में, ठीक है, हम उतना पीछे नहीं जाते। जी, ठीक है, मोटा मोटी समझ गए कि जो एक ये यूथ विशुद्ध रूप से जो किताब में लिखी गई है बात वैसे ही करना है। जैसे नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सूफी इस्लाम मतलब मिला जुला कल्चर की बात करते हैं, वो कुछ नहीं, सारी हटाइए। बिल्कुल आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, किसी मजार पे नहीं जाएंगे, डूज और डोंट्स में वो बिलीव करते हैं, वो सब बातें। क्रिस्टोफर कोलंबस भी एक तबलीगी था, ये मत भूलिएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये मुस्लिम यूथ इफेक्ट होते हैं आज इंटरनेट के युग में, जो सीरिया में हो रहा है। सबके पास इंटरनेट है सर, सब मतलब इस तरह से कहीं जाके बंदूक लेके लड़ने तो नहीं चले जाते। नहीं जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि आप वहाबी फिक्र में आके भी उसकी कौन सी डिग्री में है ये तय होता है। और जब आप बहुत जज्बाती होते हैं, अगर आप सिर्फ आईएस की तरफ से लड़ने वाले नौजवानों की उम्र का क्लासिफिकेशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि करीब 1 से 2 लाख जो उनके पास लड़ाके हैं, उसमें से तकरीबन 70% से ज्यादा लड़के 24 साल या उससे कम हैं। तो ये डिपेंड कर, वो हर तरह की साइकोलॉजी को समझते हैं, उसको टारगेट करते हैं, और इसी हिसाब से वो अपनी स्लीपर सेल के माध्यम से इन लोगों की भर्ती करते हैं। यूरोप के मुसलमान नौजवानों को काफी हद तक ये प्रचारक इस बात को स्थापित करने में कामयाब रहे हैं कि बाकी दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देती, तुम पीड़ित हो। उनमें विक्टिमहुड जगाया गया बहुत ज्यादा, और उसका रिटेलिएशन हमें बहुत सारे इस तरह पेरिस के हमले की शक्ल में। यहाँ 2 बातें, अभी सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो वहाँ के जो रिबेल हैं उसको फंड करते रहेंगे जब तक असाद को नहीं हटाया जाएगा। तो मैं
चूंकि वहाबी और सऊदी का जिक्र आ गया और सऊदी के ये सारे मुल्क उनके यारबाज मुल्क हैं, मतलब सऊदी से उन मुल्कों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आप बताएंगे हमारे दर्शक कैसे फर्क करें कि जो सऊदी जिससे बागी कह रहा है वो आईसिस नहीं है, और जो आईसिस है वो भी अपने आप में एक तरह से वो भी इन्हीं लोगों का काम कर रहा है, दोनों का। देखिए, एक तो जो आपने एक चीज कही थी कि इतनी पीछे आप नहीं जाना चाहते 1720 में, मेरे ख्याल आपको जाना पड़ेगा, शायद उससे भी पीछे जाना पड़े, लेकिन 1720-50 के आसपास भी आप शुरू कर लें तो भारत में भी ये जो रुझान है या जो हमारे खित्ते में जिस तरह के गुट पैदा होते हैं या जिस तरह की जिहादी तंजीमें हैं और जो उनकी सोच विचार है, वो अपनी इंस्पिरेशन जो है उसी समय से लेती हैं। जो अगर आपने नाम सुना हो सैयद अहमद बरेलवी का, वलीउल्लाह का, शाह वलीउल्लाह का, ये उसी से, और वो वापस वहाबी आइडियोलॉजी से प्रेरित लोग थे। और ये एक जद्दोजहद भारत में 1700 कुछ में भी चल रही थी, इसी दिल्ली शहर में, जहां पर शाह वलीउल्लाह के खिलाफ जो बाकी उलेमा लोग थे वो कहते थे कि यार ये तो पता नहीं किस तरह के इस्लाम को हमारे यहां पर थोपने की कोशिश कर रहा है। तो ये वहां तक जाती है बात। जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है या आईसिस की बात है, देखिए अगर आप कायदे से देखें तो वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, वो लश्कर तैयबा हो, वो तालिबान हो, वो अलकायदा हो, वो आईसिस हो, वो बोको हराम हो, अंसारुद्दीन हो, आप किसी भी इस तरीके के तंजीम का नाम ले लीजिए, उनका जो बेसिक फलसफा है वो एक ही है। उनका जो सोच विचार का तरीका है या जो बेसिक उनका प्रोपोगेंडा है वो एक ही है। ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस हो सकते हैं उनके किस तरीके का तंजीमी ढांचा है उसमें फर्क हो सकता है, लेकिन उनके सोचने का तरीका एक ही है, तो इसमें आप फर्क नहीं कर सकते। और यहां पर जब सऊदी ये कहते हैं कि हम जबत उल नुसरा या इस तरह की तंजीमों को सीरिया में समर्थन देंगे, तो आप बेशक वही समर्थन अब आईसिस को दे दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जबत उल नुसरा का जो सोचने का तरीका है या जो उनकी बर्बरता है वो आईसिस से कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है या बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जबत उल नुसरा के ही लोग एक बहुत बड़ा तबका है जो आईसिस में जाके शामिल हो गया, क्योंकि आईसिस उनको लगा था कि ये विजयी भव है तो यहां पर चले जाइए। यही चीज हमने तालिबान के कुछ लोगों को जो पाकिस्तान अफगानिस्तान से वहां पर जाकर इनके साथ लड़ाई की और वो एक्चुअली सऊदी अरेबिया के इशारे पर जबतुल नुसरा के साथ जुड़े, और फिर शायद उनमें से कुछ लोग अब माना जाता है कि आईसिस के साथ जुड़ गए हैं। उन्होंने जो एक लाल मस्जिद इस्लामाबाद शहर में है उसके जो मौलवी था जिसको मारा गया था उसके नाम पर उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप खोला है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जनरल थे हामिद गुल, उस जैसे लोगों ने और जो बहुत बड़े उलेमा हैं उन्होंने लोगों को भेजा वहां पर लड़ने के लिए। ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। अब सऊदी अरेबिया ये लबादा पहनना चाहते हैं कि वो ये बशर अल असद को नहीं मानते क्योंकि उनका या तो फिरका दूसरा है या उनका जो झमेला है जी शिया सुन्नी का है। देखिए ये जो चीज है इस पे आपको रोक लगानी पड़ेगी। अगर आप पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहते हैं सीरिया में तो वो एक कायदे से हो। वो अगर आप किसी बागी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि जिहादी रुझान रखता है उसको समर्थन देके करेंगे तो ये जो हालात आज आपके सामने हैं ये मजीद बिगड़ेंगे, ये सुधरेंगे। बात है जावेद साहब की सऊदी में हिंदुस्तान के बहुत सारे मुसलमान और हिंदू भी वहां पर काम करते हैं, ठीक है, तो अगर वो इतना ही वहां भी फैलाने वाला होता तो यहां भी उस आग की तरह से फैल चुका होता। नहीं मैं कह रहा हूं मतलब फैला है। देखिए आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, मजदूरों के साथ में ये आइडियोलॉजी आई है, आ रही बहुत मजबूत हुआ है। मजदूरों के साथ ये कहने से बात सामने एक जुमला वैसे आजकल अच्छा शब्द नहीं है लेकिन एक जुमला मेरे को इजाजत दीजिए। देखिए हमने यहां पर पिछले 30-40 साल में जब से ये एक ऑयल रेवोल्यूशन आया है खाड़ी के देशों में, हमने यहां पर बहुत पैसा आते हुए देखा है और बहुत सारे लोगों का ईमान जो है डगमगाते हुए भी देखा गया है। ऐसे नहीं पेंट करते नहीं, देखिए वहां भी उनमें फैला है जरूर, लेकिन इन्फ्लुएंस जरूर आया है और बहुत फैला है और ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। वो मैं देख रहा हूं अभी बुलंदशहर में कहीं उन्होंने लाखों की संख्या में एक मीटिंग कर दी थी। फिर मैं जानना चाहता हूं कि
बहुत सारे शिया सुन्नी के नाम पे बहुत सारे इस्लामिक वर्ल्ड में तो यही नहीं है, इराक, अफगानिस्तान, ठीक है। अगर हर जगह देखता हूं तो सऊदी अरब का नाम आता है, ठीक है। तो इसको लोग क्यों नहीं एलिनेट कर पाते हैं? अगर कोई लड़ना है तो ये पैसा अगर दे रहा है, बाकी जो इराक हो या ईरान हो, ये सब जो बर्बाद हो रहे हैं, और ये इसका वजूद बिल्कुल सुरक्षित रहता है। ओके, तो उसकी मैं थोड़ा सा 2 मिनट चाहूंगा रवीश। एक ये कि जब से ईरान हाथ से निकला, अमेरिका के जद से निकला और वहां पे मौलवी आ गया 1980 1 साल पहले, तो तब से सऊदी अरेबिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया उनके लिए। पहले जो गेटकीपर था, जो पुलिसमैन था गल्फ का, वो ईरान होता था। ईरान और इजराइल दोनों बहुत ही घनिष्ठ किस्म के दोस्त थे, बहुत ही करीबी दोस्त थे, एलाइज थे। जब ईरान निकल गया तो सऊदी अरेबिया की महिमा बढ़ी। 1980-81 में बिल्कुल फौरन इनकलाब के बाद, ईरानी इनकलाब के बाद, एक सऊदी अरेबिया एक फेज प्लान लाया, और फेज प्लान के 4 सेक्युलर लोगों ने ऑपोजिशन किया। 4 सेक्युलर लोग चारों के चारों तबाह कर दिए गए। उसमें शिया सुन्नी का कोई सवाल नहीं है। उसमें सीरिया था, उसमें इराक था, उसमें लीबिया था। 3 तो सेक्युलर मुल्क मैंने आपको गिना दिए जो कि बिल्कुल कट्टरपन से और इस्लामी एक्सट्रीमिज्म से कोई लेना देना था ही नहीं इन मुल्कों का। अब ये बात अलग है कि सीरिया में अलावाइड्स हैं जो कि शियों के ज्यादा करीब माने जाते हैं, जिनकी हुकूमत है वहां पे, लेकिन सद्दाम हुसैन तो सुन्नी था और कद्दाफी भी सुन्नी था, बल्कि कद्दाफी तो ईरान से नफरत करता था, इस हद तक सुन्नी था वो, लेकिन अपने मामले में लिबरल था। उसकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उसमें औरतें शामिल थी। मैं ये कह रहा हूं, और पीएलओ चौथा जो सेक्युलर स्तंभ था। एक लेबनान ले लीजिए, वो जिसको कि पेरिस बताया जाता था मिडिल ईस्ट का, बेरूत, उसको तहस नहस कर दिया गया। तो ये जो सारी चीजें हुई हैं, सेक्युलरिज्म पे हमला हुआ है मिडिल ईस्ट के, जिनको डिसमेंटल किया गया एक एक करके, जिसमें हिंदुस्तान को आवाज अपनी बुलंद करनी चाहिए थी, और हम खामोशी से देखते रहे किस तरह से सद्दाम हुसैन, जिसने हमको, वाहिद आदमी था जिसने हमको कश्मीर पे सपोर्ट किया, लेकिन उसको कत्ल किया गया और हम देखते रहे, हमने चूं तक नहीं की। अखलाक, तो फिर इन परिस्थितियों में ये कहना कि जो हमले होते हैं दुखद और भयावह से, कि अचानक हम हवाई जहाज लेकर जा रहे हैं, अब हम लड़ने वाले हैं, अमेरिका आ गया है, ये आ गया है, मिलकर लड़ना, आप मुतमईन हैं, आश्वस्त हैं इस बात से कि ये लड़ाई लड़ी जा सकती है, आईसिस को खत्म किया जा सकता है, या जब तक वो खत्म होगा कोई और नाम के किसी और संगठन के बारे में बिल्कुल नहीं होगा? मैं आपके सामने 2 उदाहरण रखता हूं। अमेरिकी सांसद जॉन मैकेन के अबू बकर अल बगदादी के साथ तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं, वो अभी भी प्रसारित होती हैं, लोग उसको शेयर करते हैं। दूसरा, 2 अमेरिकी तेल कंपनियां हैं, वो $10 पर बैरल के दर से इन्हीं आतंकवादियों के साथ तेल न सिर्फ भरती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और उनके तेल कुएं में उन 2 बड़ी अमेरिकी कंपनियां, इतने हंगामे के बीच, गोलीबारी के बीच में नहीं, कोई वहां सारे अमेरिकी इंजीनियर काम करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं आईएसआईएस के लोग। वो तेल वहां से लदता है, तुर्की जाता है और अमेरिका जाता है और बाकी यूरोप के देशों में जाता है। ये हिपोक्रेसी को, मोदी जी की बात को मैं 100% सहमत हूं कि उनके जो स्पॉन्सर हैं, उनके साथ जो हमदर्दी रखते हैं, उन लोगों को फाश करना होगा। लेकिन ये बात बहुत आसान नहीं है, ये बात बहुत किताबी हो सकती है लेकिन बहुत प्रायोगिक नहीं है। वजह इसकी ये है क्योंकि मुझे लगता है कि जो इस्लामिक टेररिज्म, जो मेरी नज़र में एक वहाबी आतंकवाद है, वो पूरा का पूरा तेल लूटने वालों, हथियार बनाने वालों, कॉन्फ्लिक्ट जोन में जाकर अपने हथियार को टेस्ट करने वालों और वहां से लोगों को धकेल कर अपने मुल्कों में सस्ते मजदूर आयात करने वालों की एक साजिश है। अब इसको कितनी, ये तो बहुत आसान, ये तो बात ऐसी हो गई कि जिसको आप सुलझा ही नहीं सकते। पर इसमें एक प्राइम मूवर तो है, रिलीजन है कि जिससे वो इन्फ्लुएंस होकर जा रहा है, बंदूक उठा के जा रहा है, 4 लोगों की हत्या करने के बाद वो खुद को उड़ा ले रहा है। बिल्कुल, तो वो तो जिंदा नहीं है, एक सस्ता मजदूर बनने के लिए भी, या फिर वो इस्लामी राज्य नहीं, आप इसमें रवीश, अगर आप इसका क्लासिफिकेशन का जो एक स्टेट बनने है उसको देखने के लिए भी वो जिंदा नहीं है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि आईएसआईएस में जो लड़के लड़ रहे हैं उनकी तरफ से, उनकी तनख्वाह सीरियन आर्मी में जो सीरिया गवर्नमेंट जो शायद बहुत दिनों से उनको सैलरी भी नहीं दे पा रही है, उससे 4 गुना है। इनको पैसे मिलते हैं, इनकी सैलरी है। हाँ, जो बात आप बार बार उठा रहे हैं वो ये कि ये कौन सी विचारधारा जो उनको चलाती है, ये 100% वहाबी थियोलॉजी है। ठीक है, और इसके पीछे इसमें
इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंसा सिखाई गई है, इसमें इस्लाम की कुरान की गलत व्याख्या की गई है। यहां तक कि हदीस यानी प्रॉफिट मोहम्मद के जो कथन है उसको हदीस कहा जाता है, वो नकली हदीसें भी लोगों ने मिलकर लिखी हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि उनके वीडियो देखिए तो लगता है कि नमाज भी पढ़ने नहीं है, मतलब ठीक से नमाज भी नहीं पढ़ते, अलग अलग दिशाओं में करते, वो ढोंगी हैं। बस सुशांत, अगर ये एक आतंकवाद का एक चेहरा हम ये जानते थे कि वो छुपा हुआ कोई संगठन है, एक आध वीडियो आ जाते थे ओसामा वगैरह के और फिर वो धमाका होता था, कार्रवाई दुनिया देखती थी। पर यहाँ तो पूरी सेना है। अगर वो कह रहे हैं 1 लाख लोग हैं, 24-25 साल के नौजवान हैं और उनके हाथ में सैलरी है, तेल का कारोबार है, तो ये तो आर्मी है, ये तो आतंकवादी संगठन वैसा नहीं है जैसा आप लोग देखते विचारते हैं। नहीं, उसका देखिए म्यूटेशन तो हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये जो ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थियरीज की बात होती है, मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता। क्योंकि इतनी ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थियरी आप कर नहीं सकते और उसका पर्दाफाश ना हो आज की दुनिया में, ये हो नहीं सकता। ये शायद किया है लोगों ने, मतलब अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो खुद अमेरिका के टोनी ब्लेयर ने कहा है कि हमारी गलती थी, कोई प्रमाण नहीं था। उन्होंने ये कहा, बर्नी सैंडर्स ने कहा है कि हमारी गलती की वजह से आईसिस पैदा हुआ। गलती मानना और षड्यंत्र रचना, ये तो सर ये साइकिल चला रहे हैं और वो चेन उतर गया, वैसी वाली गलती नहीं है। देखिए सुनिए, लाखों लोग मारे गए जनाब, तो उसका देखिए वो एक अलग बहस है, लेकिन गलती होना, गलती करना, जानबूझकर गलती करना और एक षड्यंत्र रचना, ये एक अलग अलग बातें हैं। नंबर 1। नंबर 2, इनके डिफेंस में इन लोगों ने कोई हमेशा साजिश की बात नहीं की। इन्होंने कहा कि वो धर्म के नाम पे मोटिवेट होकर जा रहे हैं। मेरा निशाना केवल इनके ऊपर नहीं है। 1.25 लाख की सेना है सर, वो नहीं, वो 1.25 लाख से 2 लाख। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि अगर भारत से 100 के करीब की एक आंकड़ा आता है, वो लड़के क्यों गए? उनको देख, अच्छा, और वो उनको कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं थी, उनका कोई भारत के अंदर कोई रोष नहीं था। वो जिस सोसाइटी में रहते थे वो अपने परिवार से कट चुके थे। परिवार वाले ये मानते थे कि यार लड़का बहुत मजहबी है, बड़ा अच्छा है। हमारे यहां पर ये होता है ना कि लड़की सुबह शाम पूजा पाठ करता है, लड़की की शादी अगर होने वाली हो तो लड़का शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, तो बहुत अच्छा लड़का है, बाकी जो मर्जी ऐब हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो एक तरीके की मानसिकता है कि बड़ा मजहबी लड़का है, लेकिन किसी ने वो टेल साइन समझे नहीं। और ये बच्चे वो थे जो समृद्ध परिवारों से थे, प्रोफेशनल्स थे, कैरियर्स इनके सामने थे, उसके बावजूद ये इस चीज से कैसे प्रभावित हुए? वो जो लड़का इंटरनेट जिहादी था, पूछ रहा हूं कि वो इंटरनेट से ऑन करने से नहीं, ठीक है कि अब ये यहां पर अभी तक मुझे तो नहीं पता कि कोई पब्लिक डोमेन में कोई बड़ी एम्पेरिकल या बड़ी एकेडमिक स्टडी हुई हो, मेरे सामने नहीं है, तो हमारे पास एनेक्डोटल एविडेंस है, उसी के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, इसको जैसे जावेद कह रहे थे, इसको आपको मानना पड़ेगा। मैं एक सवाल और पूछता हूं आपसे, जैसे यूरोप है, जैसे फ्रांस में या ब्रिटेन में, लोग वहां पर लड़के वहां पर काम करने के बाद भी वापस जाते हैं, तो वापस गए हैं, जैसे हिंदुस्तान में आए हैं तो इनको अरेस्ट किया गया है, मॉनिटरिंग की गई है, जितना अखबारों से अभी जो खबरें हमने पढ़ी है, जो ध्यान में आता है, वहां पे किसी भी प्रकार की इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है कि ये क्या करते हैं? नहीं होती है। वो सारे मुल्क इतना दावा करते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस, हम लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान से तो 100 गुना बेहतर है, लेकिन हिंदुस्तान के समाज की कुछ अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। एक परिवार, दूसरा समाज, और दूसरा एक जिस तरीके से सरकारों ने भी इस मामले को हैंडल किया है। ये वो जो टिपिकल नीजक रिएक्शन होता है कि किसी बंदे ने कुछ गलत काम किया तो उठा के लठ मारा और ठीक हो गया, लेकिन उससे उन्होंने गुरेज किया है। तो एक बड़ी सेंसिटिवली इसको हैंडल किया जा रहा है। तो भारत जिस तरीके से हैंडल कर रहा है उसमें और बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वो हो रहा है। पश्चिमी देशों में प्रॉब्लम यह है कि एक तो शायद इस चीज की जो कॉन्सेप्ट है या जो फिनोमिना है उसकी समझ नहीं है। दूसरा, जब ये लोग वापस जाते हैं तो वो किस समाज में वापस जा रहे हैं, बेखल ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप यहां पर जब लड़का कोई बच्चा वापस आता है तो उसको उसी के समाज में और परिवार फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जो लार्जर कम्युनिटी है उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है इस चीज के लिए। जो मौलवी हजरात हैं, उलेमा हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। और जिस तरह के बयानात या जिस तरह के फतवे हिंदुस्तान में मौलवियों ने दिए हैं या उलेमा ने दिए हैं, मेरे ख्याल वो
एक अपनी किस्म की एक मिसाल है कि उन्होंने एक बड़ा अनएम्बिगुअस स्टैंड लिया बिल्कुल, है। यहाँ रामलीला मैदान में सम्मेलन बेशक। करके उन्होंने आतंकवाद के Absolutely। खिलाफ तो ये आई थिंक बात हमारी किया। कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, हमको उसको ऑल बिल्ड अपॉन करना चाहिए, लेकिन हमारी वीकनेसेस भी ठीक बहुत है, उस पे हमारे को तवज्जो मैं देनी चाहिए। ये कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के हवाले से बहुत सीरियस बात हो रही है यहाँ पे कि ये हो नहीं सकता है कि एक खित्ता जो है हिंदुस्तान का, जो कि एक मेजॉरिटेरियन विजन है उसका, वो शस्त्र पूजा में यकीन करता है। वो साल में एक मर्तबा औजारों की, उसकी वेपन्स की पूजा करता है। दूसरा करने लगेगा तो आपको डर लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो गलत हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इन सब चीजों पे सिर्फ ये नहीं कि एक खित्ते पे नजर रखनी चाहिए, दूसरे पे भी ये इसके इरादे क्या हैं, ये पूजा किस लिए हो रही है। बात कर लेते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं है मुझे। आप नाम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम हिंदुस्तान के संदर्भ में कम, हम सऊदी और फ्रांस और उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहां के मैंने तो क्रिस्टोफर कोलंबस तक बात पहुंचा दी थी। ठीक है जी। अखलाक, देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि किया जाए, इसे ओलांद लड़ लेंगे इस समस्या से, या फिर हमको आपको लड़ना पड़ेगा, या हम लड़ लेंगे क्या? इसमें दो बड़े, कितना भी लड़ लेंगे, वो 2 बंदूक लेकर भेज देंगे वो। इसमें 2 काम बड़ी गंभीरता से करने होंगे। हाँ, कि सिर्फ हम ये समझें कि जिसके हाथ में काल्शनिको या AK-47 है, जिस लड़के के हाथ में, और काला झंडा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ, वही वहाबी है, ऐसा नहीं है। वहाबी भारत में भी बहुत अच्छे तरीके से, हत्ता कि भारत की मुख्य राजनीतिक पार्टियों तक के मुख्य पदाधिकारियों में बिल्कुल पहुंच गए। सतर्क होना चाहिए उनसे? नहीं, मेरा इसमें यह है कि सतर्क इसलिए होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब मैं उनकी डिग्री नापता हूं तो मैं मानता हूं कि अभी वो डी कैटेगरी में है, वो वैसे जाएंगे भी नहीं। पर अगर पहली सीढ़ी पार कर गए हैं तो दूसरी सीढ़ी की भी संभावना, बिल्कुल संभावना है। या होना चाहिए क्या? आपको क्या लगता है कि सतर्क होना चाहिए हमें? बहुत सतर्क होने की जरूरत है। और इसका मैं, जो आपने हल पूछा, वो हल जो बताना जरूरी समझता हूं वो ये कि पूरी वहाबी फिक्र को डी इंस्टीट्यूशनलाइज करना बहुत जरूरी है। उन लोगों की पहचान बहुत जरूरी है जो व्यवस्थाओं में हैं, जो नीतियों को, पॉलिसी को, चीजों को, राजनीति को तय करते हैं। अब सवाल यह है कि इनको हटाएं तो फिर अगर मुसलमान समाज की ही नुमाइंदगी करनी हो, चलिए हिंदुस्तान में फिर इसको लोगों को कैसे आगाह करें कि जो सऊदी से जो पैसा आ रहा है, उससे मस्जिदें जो बन रही हैं, अगर वहाबी अगर फैल रहा है जी, तो आप अगर सिर्फ मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, सिर्फ रवीश कुमार ये बात तय करना चाहते हैं, तो आप अपने कार्यक्रम में एक, आपको छोटी सी मिसाल, मैं एक छोटी सी मिसाल, मैं खुद अपने आप को तय नहीं कर पाया, मैं दुनिया कैसे तय करूं? मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं कि जितने लोग इस्लामिक मामलात पे बोलते हैं, अगर वो वहाबी हैं तो उन्हें जगह न दी जाए, सूफी को जगह दी जाए, शिया हजरात को जगह दी जाए। आपको लग रहा होगा मैं बहुत सेक्टेरियन बात कर रहा हूं, लेकिन नहीं, आपको ये बात, जैसे ये तय हजरात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि सारे सुन्नी, वैसा नहीं। ये तो नहीं, आप मेरी बात को पकड़ने की, सुन्नी वहाबी हो गए, ये भी बात सही सर, आप मेरी बात को पकड़ने की कोशिश कीजिए। जब मैं ये बात कहता हूं तो मैं जानता हूं कि इस तरह का आरोप लगने की बहुत ज्यादा आशंका होती है कि यार आप बहुत सेक्टेरियन बात कर रहे हैं, लेकिन वहाबी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम तो लोगों का मतलब शिया सुन्नी देख के तो नहीं बुला सकते ना। सुशांत, नहीं, सूफीज्म, मेरी बात सूफीज्म तक पहुंची नहीं। जब तक आप सूफी ख्याल रखने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा हर जगह पर पनाह नहीं देंगे या उनको आगे नहीं लाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो समस्या को एक दो लाइन में सर। प्रॉब्लम यह है कि विचार तो इनका ठीक है, लेकिन जो सूफी फलसफा था वो ना तो किसी मीडिया चैनल द्वारा प्रमोट हुआ था, ना सरकारों द्वारा प्रमोट हुआ था, वो लोगों के अंदर से उठा था और ये लोगों की आवाज थी और उसने जड़ें पकड़ी थी समाज में। आप उसमें, अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल बहुत बड़ी हिमाकत करेंगे। बिल्कुल नहीं, ये लोगों के लिए छोड़ दें और जो लोगों का गुड सेंस है उसके लिए छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि सूफियों ने जंग नहीं लड़ी है, ये गलत फहमी है लोगों को। नहीं, जंग होना और आज के संदर्भ में नहीं, पूरा एंटी कॉलोनियल मूवमेंट सूफियों ने, वहाबियों ने नहीं, बरेलवियों ने नहीं, सूफियों ने 1857 की पूरी क्रांति में पूरा, और दिल्ली से लेके और मेरठ से लेके और पूरा सारे वहां तक। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, आपकी इजाजत है, ये जियाउल हक से लेके जो इस्लामाइजेशन हुआ, तालिबान को से हारे, अलकायदा से हारे, और अब इस्लामिक स्टेट से क्या जीतने की तवक्को कर सकते हैं? इनके पास वो वसाइल है ही नहीं, विल पावर भी नहीं। ठीक है, मैं इसे एक चीज, ये जो सूफीज्म है ये 2 तरह का है।
एक वो है जो सिलसिले वाला सूफीइज्म है, जो एक बड़ा फॉर्मलाइज्ड है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, और एक वो जो जमीन से उठा हुआ सूफीइज्म है जिसने भारत में ज्यादा जड़ें पकड़ी। उसको अगर वो हो जाए तो बहुत का शुक्रिया कि मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में शांति फैलती रहे। हम बस इतना हस्तक्षेप करने की हिमाकत कर सकते हैं।